तो चलिए आज बात करते हैं ग्रेडियंट के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कि हम ग्रेडियंट के कंसेप्ट को जानते हैं कि ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन के लिए फाइंड आउट किया जा सकता है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केलर फंक्शन के साथ हमारे वेक्टर ऑपरेटर डेल का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस स्केलर फंक्शन का इस ऑपरेटर डेल के कारण एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे जो नेबुला के मतलब कि वेक्टर ऑपरेटर डेल के जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी ऑपरेटर्स का टर्म्स है, उन सभी टर्म्स में आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट जैसे कुछ कंपोनेंट्स है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डेरिवेट हो जाता है। और डेरिवेट होने के बाद हम उन तीनों एक्सिस का ये जो रिजल्ट बन के आता है डेरिवेशन का, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम वेक्टर एडिशन लेते हैं। क्योंकि नेबुला ऑपरेटर के अंदर आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में क्या है, एडिशन की साइन है। तो उसके कारण क्या होता है कि तीनों डायरेक्शन में जो भी उसका रेट ऑफ चेंज आता है, क्योंकि असल में ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर्स होते हैं या तो डेरिवेशन का कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, वो एक रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने का फिनोमिनन है, या तो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने का एक कंसेप्ट है, एक जरिया है। जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये स्केलर फंक्शन तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कितना रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है, ये हम पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, उन तीनों रेट ऑफ चेंज का, तीनों इंडिविजुअल डायरेक्शन का हम वेक्टर सम फाइंड आउट करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, आपको रिजल्ट में जो इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन में आपके पास जो टर्म बन के आती है, उस टर्म में क्या होता है, उस टर्म में आपके पास तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स का वेक्टर एडिशन होता है। जिसके कारण आपको आई, जे और के, इन तीनों कंपोनेंट्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके उस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट को। तो ये जो ग्रेडियंट का आपको रिजल्ट में मिलने वाला वेक्टर होता है, वो वेक्टर आपको क्या बताता है, वो बताता है मैक्सिमम चेंज ऑफ द इक्वेशन इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में ये जो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, वो आपको बताता है। और अगर आप उस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के उस पॉइंट के पास, आप उस पूरे के पूरे फंक्शन का उस पॉइंट के पास स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिजल्ट में जो इक्वेशन मिला है, मतलब कि रिजल्ट में जो आपको एक वेक्टर मिला है, उस वेक्टर में आप उस कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना चाहिए, उसमें रिप्लेस करना चाहिए। और रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, जिसका आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स का स्क्वेयर लेकर उसका एडिशन करके उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ ग्रेडियंट का कंसेप्ट है जो कि हमें रिमेंबर करना चाहिए उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमारे पास जो स्केलर फंक्शन बन के आता है, उस स्केलर फंक्शन में हमें जो आंसर मिलता है, उस आंसर को हमें क्या करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमने ये जो पूरा का पूरा काम किया है, हमने ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन में असल में हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को, ग्रेडियंट के पहले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ। तो हमें यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, किसका, तो ये आपका दिया गया फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड रेस टू 4। तो जैसे कि हमारी ग्रेडियंट की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है, टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन वी नीड टू टेक अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर फंक्शन विथ वेक्टर ऑपरेटर डेल। मतलब कि अगर हमें किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये
खास याद रखना है कि ग्रेडियंट उसी का फाइंड आउट किया जा सकता है कि अगर आपके पास जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन स्केलर हो। तो पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि हमें ये जो फंक्शन दिया गया है क्या वो फंक्शन स्केलर है। तो पहले ये देखते हैं कि क्या इस फंक्शन में आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट जैसे कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट जैसे कंपोनेंट्स नहीं है। तो मतलब ये है कि आपका ये फंक्शन कौन सा है, स्केलर फंक्शन। मतलब कि हम इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन में हमने ये देखा कि हमें एक वेक्टर ऑपरेटर डेल और हमारे दिए गए स्केलर फंक्शन, इन दोनों का क्या लेना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए कि ये डॉट हमें डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये डॉट हमारे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन विच इंडिकेट्स द ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे कि हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, दो अलग अलग ब्रैकेट्स को, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर ऑपरेटर डेल में ये तीन अलग अलग टर्म्स है और इन तीन अलग अलग टर्म्स के बीच में क्या है, एडिशन की साइन है। तो ये हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल एक फंक्शन का ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से ये हमारा स्केलर फंक्शन भी कुछ इस तरह से एक ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें भी कुछ टर्म्स होंगी। तो हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे वेक्टर ऑपरेटर डेल के तीनों तीन कंपोनेंट्स को हमें स्केलर फंक्शन के सभी कंपोनेंट्स के साथ क्या करना है, इंडिविजुअली कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसे क्या बोलते हैं, हमें इसे बोलना चाहिए इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, या तो इसे बोल सकते हैं कि इंटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने सभी कंपोनेंट्स को इन स्केलर फंक्शंस के सभी कंपोनेंट्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेडियंट का प्रिंसिपल या तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन। तो हमें ग्रेडियंट के फॉर्मेट में याद क्या रखना चाहिए, टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट वी नीड टू टेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स। मतलब कि हमें यहाँ पे सभी टर्म्स का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो ये आपके वेक्टर ऑपरेटर डेल और स्केलर फंक्शन एफ, या तो आपका जो कोई भी स्केलर फंक्शन हो वो, उसका जब आप मल्टीप्लिकेशन लेते हैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये रिजल्ट क्या है, देखिए, final answer of the gradient becomes always a vector term because multiplication of vector and scalar always be the vector term। तो यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट का फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको एक वेक्टर टर्म मिलेगी, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है, उन दोनों का ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आता है, एक वेक्टर टर्म बन के आती है। चूंकि हमने ग्रेडियंट की डेफिनेशन में अच्छी तरह से समझ रखा है, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को रिकॉल करने के बाद हम इस फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट हो सकता है। तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये रिजल्ट क्या है, देखिए, final answer of the gradient becomes always a vector term because multiplication of vector and scalar always be the vector term। तो यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट का फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको एक वेक्टर टर्म मिलेगी, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है, उन दोनों का ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आता है, एक वेक्टर टर्म बन के आती है। क्योंकि हमने ग्रेडियंट की डेफिनेशन में अच्छी तरह से समझ रखा है, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को रिकॉल करने के बाद हम इस फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट हो सकता है। तो हमारा फंक्शन कौन सा था, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड रेस टू 4। तो हमारे पास ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन में है कि वेक्टर ऑपरेटर डेल और आपके दिए गए फंक्शन, इन दोनों का हमें ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो हमने क्या कर दिया, नेबला इंटू एफ, मतलब कि वेक्टर ऑपरेटर डेल और नेबला का एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर ऑपरेटर डेल का इक्वेशन क्या है, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट
प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट प्लस डेल बाय डेल जेड के कैरेट, और उसके साथ फंक्शन एफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसमें क्या है, तीन टर्म्स है। तो इन तीन टर्म्स के साथ, मतलब कि इन तीन ऑपरेटर्स के साथ ये आपका स्केलर फंक्शन एफ क्या होगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, पहले ऑपरेटर के साथ, दूसरे ऑपरेटर के साथ और तीसरे ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये एफ इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अंदर की साइड मल्टीप्लाई होने के कारण हमें डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैरेट, डेल एफ बाई डेल वाई जे कैरेट और डेल एफ बाई डेल जेड के कैरेट, कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एफ की कुछ ये फंक्शंस के फॉर्मेट में इक्वेशंस की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमें इक्वेशन में एफ देखने को मिलता है उन सभी वैल्यूज के पास हम क्या करेंगे, इस एफ की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या होगा, इस इक्वेशन में हम यहाँ पे एफ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट है, तो यहाँ पे भी डेल बाय डेल एक्स और आई कैरेट ये तो है ही, लेकिन एफ की वैल्यू को हमने यहाँ से यूज करके क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से दूसरे टर्म में डेल बाय डेल वाई है और जे कैरेट है, लेकिन एफ की वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे इस ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, और कुछ इसी तरह से हमने डेल बाय डेल जेड के साथ भी किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से होता है, तो देखिए इस पूरे के पूरे पहले इक्वेशन में ये आपका ऑपरेटर कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वो डेल बाय डेल एक्स, मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को हमें बोलता है। तो क्या करना चाहिए, आपके इस पूरे के पूरे इक्वेशन में जो भी टर्म में एक्स कंपोनेंट है उस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसके अलावा जो कोई भी टर्म है कि जिसमें एक्स नहीं है तो उसका क्या कंसिडरेशन आएगा, उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म होने के कारण उसका डिफरेंशिएशन सभी केसेस में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए कि मैंने एक्स स्क्वेयर इस टर्म को यहाँ पे रेड कलर से लिखा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू द डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर डिफरेंशिएट होगी, लेकिन ये वाई क्यूब और जेड रेस टू 4 ये दोनों टर्म में एक्स कंपोनेंट ना होने के कारण वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट साबित होगी, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सभी टर्म्स को एनालिसिस कर दिया। तो दूसरी टर्म में क्या है, एक्स स्क्वेयर और जेड रेस टू 4 ये दोनों क्या साबित होगी, कांस्टेंट साबित होगी, जबकि डेल बाय डेल वाई मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में ये वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि मैंने कलर्ड टर्म से लिखा है। और तीसरी टर्म में भी यही होगा कि एक्स स्क्वेयर और वाई क्यूब ये दोनों क्या साबित होगी, ये दोनों यहाँ पे कांस्टेंट साबित होगी, और उसके कारण यहाँ पे जेड रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल बाय डेल जेड होगा, जबकि बाकी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे बाकी सभी टर्म्स को, जो कि यहाँ पे वाई क्यूब जेड रेस टू 4, एक्स स्क्वेयर जेड रेस टू 4, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, तो ये जो सभी टर्म्स जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है उन सभी को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करने के कारण हमारे पास यहाँ पे कंप्रेस हुआ इक्वेशन आएगा कि जिसमें जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के साथ डिफरेंशिएट होने वाली टर्म्स ही क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी, बाकी सभी टर्म्स यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इन सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए पहली टर्म में है डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे साथ में क्या है, आई कैरेट। तो एक्स स्क्वेयर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आ जाएगा आगे, बेस एज इट इज रहेगा, और इस पावर में से क्या हो जाएगा, वन टाइम एलिमिनेशन आएगा, तो क्या होगा, टू टाइम एक्स रेस टू 1, और ये आई कैरेट तो उसके साथ वैसे भी आना ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टाइम एक्स आई कैरेट, जो कि यहाँ पे है टू टाइम एक्स आई कैरेट। दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म है डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब, तो यहाँ पे लिखिए डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब, और साथ में है जे कैरेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका वाई का टर्म, और साथ में डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू द वाई, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा आगे वाई, और 3 में से अगर एक एलिमिनेट होता है तो क्या होता है 2, और ये जे कैरेट तो वैसे भी आना है, तो ये डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 3 टाइम वाई स्क्वेयर जे कैरेट। तो ये बनेगी आपकी दूसरी टर्म जो कि डिफरेंशिएशन होकर बनी है, 3 टाइम वाई स्क्वेयर
जे, और ये तीसरी टर्म कौन सी है, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड रेस टू 4, तो यहाँ पे आएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड रेस टू 4, साथ में रहेगा के कैरेट, तो 4 आ जाएगा आगे क्योंकि यहाँ पे z टर्म है और डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू द z है, तो 4 आ गया आगे और z के साथ ऊपर क्या रहेगा, पावर में आएगा 3 क्योंकि एक पावर होनी चाहिए रिड्यूस, और आएगा k कैरेट, तो ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन 4 टाइम z क्यूब k कैरेट। तो कुछ इस तरह से हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की टर्म्स को अच्छी तरह से सिंप्लीफाई कर लिया है और हमें ये रिजल्ट मिला है नेबुला इनटू एफ का, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारे इस फंक्शन का ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट क्या देखा था डेफिनेशन के वक्त, फाइनल आंसर ऑफ ग्रेडियंट बिकेम्स ऑलवेज अ वेक्टर टर्म बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर ऑलवेज बी द वेक्टर टर्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक वेक्टर टर्म और उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला स्केलर टर्म, उसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलता है, वो मल्टीप्लिकेशन आपको एक पूरा का पूरा वेक्टर देता है। तो मैंने आपको ये बोला था कि ये आपको आंसर में क्या मिला है, वेक्टर। तो ये देखिए कि आपका फंक्शन कौन सा था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड रेस टू 4, तो ये फंक्शन स्केलर है। इस स्केलर फंक्शन का आपके पास कुछ इस तरह से एक्स वाई और जेड, इस पूरे के पूरे ग्राफ पेपर में आपके पास कोई एक उसकी जियोमेट्री बनने वाली है। तो इस जियोमेट्री में आपको क्या देखना पड़ता है कि ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फंक्शन में तीनों तीन कंपोनेंट्स है जिसके कारण ये फंक्शन 3 डायमेंशनल बनने वाला है। तो इन 3 डायमेंशनल फंक्शन में आप एक्स कोऑर्डिनेट की ओर जाते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में भी उसका कुछ रेट ऑफ चेंज होगा। फिर आप वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका भी कोई एक रेट ऑफ चेंज होगा। अगर आप जेड डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका भी कोई एक रेट ऑफ चेंज होगा। मतलब कि आपका ये फंक्शन एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में जाने के कारण हमें अलग अलग रेट ऑफ चेंज देता है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आपके पास ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन में एक्स कंपोनेंट था वो किस फॉर्मेट से वेरी हो रहा था, एक्स स्क्वेयर की टर्म से। ये जो y कंपोनेंट था वो कौन सी टर्म से वेरी हो रहा था, वो यहाँ पे y क्यूब के फॉर्मेट में वेरी हो रहा था। और ये जो z कंपोनेंट था वो किस फॉर्मेट में वेरी हो रहा था, वो यहाँ पे z रेस टू 4 टर्म्स के फॉर्मेट में वेरी हो रहा था। मतलब कि x का वेरिएशन, y का वेरिएशन और z का वेरिएशन, तीनों कंपोनेंट्स का वेरिएशन इक्वल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, सभी में इक्वेशंस का चेंज है। मतलब कि अगर उन सभी का आप रेट ऑफ चेंज लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे वो रेट ऑफ चेंज डिफरेंट बन के आएगा, जिसके कारण आपको पूरे के पूरे फंक्शन में अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो भी आपको अलग आंसर देगा, वाई एक्सिस में डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो भी आपको अलग आंसर देगा, और अगर आप जेड एक्सिस में डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो भी आपको क्या देगा, अलग आंसर देगा। क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये पहला कंपोनेंट था वो एक्स एक्सिस का डेरिवेशन था, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस का डेरिवेशन था और तीसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस का डेरिवेशन था। तो आपके पास तीनों कंपोनेंट्स का डेरिवेशन अलग अलग बन के आया है। तो मतलब ये साबित हुआ कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में ये आपके पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज अगर अलग अलग होता है तो आप इसे किस में से कंसीडर करेंगे, मतलब कि आप यहाँ पे रिजल्टेंट चेंज को कंसीडर करने के लिए कौन सी टर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्या पहली टर्म को लेंगे, क्या दूसरी को कंसीडर करेंगे, क्या तीसरी को कंसीडर करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे किसी एक टर्म को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेरिएशन, वाई एक्सिस में वेरिएशन, जेड एक्सिस में वेरिएशन, सभी एक्सिस में वेरिएशन अलग अलग है। तो उसके कारण हमारे पास ये जो सभी टर्म्स है उन सभी टर्म्स को क्या करना चाहिए, हमें उस पूरे के पूरे सभी टर्म्स की वेरिएशन का यहाँ पे वेक्टर एडिशन लेना पड़ता है, एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों एक्सिस का ये जो पूरा का पूरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टर्म्स है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें उन सभी का वेक्टर एडिशन लेना पड़ता है। जिसके कारण हम क्या करते हैं कि आपका ये जो एक्स एक्सिस का डेरिवेशन है वो क्या है, 2 टाइम एक्स आई कैरेट, वाई एक्सिस का डेरिवेशन क्या है, 3 टाइम वाई स्क्वायर जे कैरेट, और ये जेड एक्सिस का डेरिवेशन है वो क्या है, 4 टाइम जेड क्यूब के कैरेट। तो ये जो तीनों एक्सिस में सभी अलग अलग डेरिवेशन है उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन किस तरह से लिया जा सकता है,
एक्स का कंपोनेंट प्लस वाई का कंपोनेंट प्लस जेड का कंपोनेंट, जैसे कि हमने कई सारे वीडियोस में ये सीखा है, कई सारे लेक्चर्स में ये सीखा है कि अगर लीनियर वेक्टर हो, मतलब कि ये आई कैरेट है, जे कैरेट है और के कैरेट है, अगर आपके इक्वेशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो वो वेक्टर कैसा बनेगा? लीनियर वेक्टर बनेगा। तो लीनियर वेक्टर का जब आप एडिशन लेते हैं दो अलग अलग लीनियर वेक्टर्स का जिसके पास अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो वो किस में आएगा? वो एक प्लेन में आएगा। और अगर उस प्लेन वाले वेक्टर का किसी तीसरे अलग वेक्टर के साथ एडिशन लेते हैं तो वो क्या बना के देगा? तो आपको वो एक वॉल्यूम बना के देगा। मतलब कि उसके कारण आपको जो एक तीनों तीन वेक्टर्स का एडिशन मिलेगा यहाँ पे, वो एडिशन क्या बन के आएगा? वो एक वॉल्यूम वेक्टर बन के आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट तीनों कंपोनेंट से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक वॉल्यूम वेक्टर को। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ग्रेडियंट असल में सभी डायरेक्शन में आने वाले चेंज का आप यहाँ पे क्या करते हैं? उन सभी चेंज का वेक्टर चेंज लेते हैं और वेक्टर चेंज लेने के बाद पूरे के पूरे फंक्शन का रिजल्टेंट चेंज फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे सभी चेंज का क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन लेते हैं, जिसके कारण रिजल्ट में आपको एक वेक्टर का आंसर मिलता है। तो मैंने ये बोला था कि आपको अगर इस पूरे के पूरे फंक्शन का, मतलब कि इस ग्रेडियंट वाली टर्म का आपको यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है? तो आपको स्लोप इक्वेशन में अलग अलग वेरिएबिलिटी के कारण क्या होगा? अलग अलग टर्म्स के पास, अलग अलग पॉइंट्स के पास वो स्लोप आपको क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। तो अगर अलग अलग पॉइंट के पास आपको स्लोप अलग अलग मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ पे एग्जिट को एक स्पेसिफिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पहले इस इक्वेशन में रिप्लेस करना पड़ता है, और इस इक्वेशन में उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है 1 2 0। तो हम क्या करेंगे? इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो देखिए किस तरह से रिप्लेस हो सकता है। तो इस इक्वेशन में मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 2 टाइम एक्स, एक्स मतलब कि इस इक्वेशन में एक्स क्या है? 1 है, तो आएगा 1 और आई कैरेट यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है। फिर क्या होगा? 3 टाइम वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पे वाई क्या है? 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 और उसका स्क्वेयर, और ये आएगा जे कैरेट, और प्लस यहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम z के इक्वल्स में 0 लिखेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0, जिसके कारण मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और इसका ये सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? 2 टाइम आई कैरेट प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 इंटू 3 विल बी 12, और ये आएगा जे कैरेट। और के का तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये आ गया 2 टाइम आई कैरेट प्लस 12 टाइम जे कैरेट। तो हमें क्या करना है? इस पूरे के पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जा सकता है? तो इन दोनों टर्म्स का, ये जो आपका मैग्नीट्यूड का टर्म है 2 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का टर्म है 12, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयर करना पड़ेगा। और स्क्वेयर करने के बाद इसका क्या लेना है? आपको स्क्वेयर रूट। अगर यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट के का होता तो आपको क्या करना होता? उस के का भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना होता और उसका स्क्वेयर लेना होता। तो इस पूरे के पूरे का आपको जो ये स्क्वेयर रूट का आंसर मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा आपके इस स्केलर फंक्शन का एग्जैक्टली इस पॉइंट के पास स्लोप क्या है। मतलब कि जो भी स्केलर फंक्शन है उस स्केलर फंक्शन के ग्राफ में उसका कोई ना कोई स्लोप तो रहेगा। उस स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ चेंज है वो तो तीनों तीन एक्सिस में कंसीडर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव आने वाला है, क्योंकि आपका इक्वेशन सभी अलग अलग एक्सिस की डायरेक्शन में उसका ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो डिफ्रेंसिएशन अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आपको सभी एक्सिस को इक्वली कंसिडर करना पड़ेगा और उसको कंसिडर करने के बाद आपको उसका वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि हम डाइवर्जेंस में देखते थे कि एग्जिट एक पॉइंट के पास आपका डाइवर्जेंस क्या है वो आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज थ्रू आउट फील्ड में तो वो डाइवर्जेंस सभी अलग अलग पॉइंट के पास अलग अलग हो सकता है। तो उसके कारण आपको यहाँ पे
इंडिविजुअल पॉइंट्स के पास डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी यही होगा कि सभी इंडिविजुअल पॉइंट्स के पास आपका ये जो ग्रेडियंट बन के आएगा, उस ग्रेडियंट की टर्म अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आप इसी इक्वेशन में जैसे ही कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते रहते हैं तो आपको उसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी। और जैसे ही आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसको ये आपका जो पूरा का पूरा स्केलर फंक्शन है वो स्केलर फंक्शन का स्लोप भी अलग बन के आएगा। तो यहाँ पे आपको ये सभी टर्म्स समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे इन सभी टर्म्स की प्रैक्टिस करके इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।